नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। हमें प्रचार ने ही काम पर यकीन, अब बिहारी का लाना गर्व की बात। सीएम नीतीश कुमार ने जनता के नाम लिखा पत्र। पूर्णिया में शक्ति मलिक हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। क्षेत्र बदलते ही नीतीश के मंत्री की हुई फजीहत, लगे मुर्दाबाद के नारे। टिकट कटते ही इमोशनल हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, फेसबुक पर लिखा पोस्ट। और विरोध के बावजूद रामा सिंह की राजद में हुई एंट्री, तेजस्वी ने दिया टिकट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष के हैसियत से लिखे गए इस पत्र में सीएम नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से अपने कार्यकाल के दौरान ही उपलब्धि बताई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर इस विधानसभा चुनाव के बाद जनता उन्हें मौका देती है तो आने वाले समय में क्या करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में लिखा है कि अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि गर्व का विषय है। हमने जो किया वह सबके सामने है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम काम में यकीन रखते हैं, प्रचार में नहीं। बिहार के पूर्णिया में रविवार को हुई बहुचर्चित दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड को लेकर के एसपी विशाल शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने कहा है कि इस हत्याकांड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी नामजद 6 राजद नेताओं का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में शामिल मुख्य अभियुक्त आफ्ताब समेत 7 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया जिसमें हत्या के बाद अपराधी भाग रहे थे, जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के पास पुलिस ने 4 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल और चाकू भी बरामद किया। इसके अलावा शक्ति मलिक के ऑफिसर से नोट गिनने वाली मशीन, कई स्टाम्प पेपर, डायरी और अवैध तरीके से लोगों को सूद पर रुपया देने के कई कागजात बरामद हुए हैं। एसपी विशाल शर्मा ने कहा है कि शक्ति मलिक काफ़ी दबंग और क्रूर आदमी था। वह लोगों को सूद पर रुपया देता था, खासकर महिला को रुपया देता था और बदले में उनसे छेड़खानी करने के साथ ब्लैकमेल करता था। करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पर केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं? 6 लोगों में पत्नी के फर्द बयान के आधार पे जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधो, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। अब तक की जांच में सर क्या मामला है? अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने, शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी। परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पर वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों एक मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, रानीगंज जो रिज़र्व सीट है
रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिजर्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे एफएसएल की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में एसएसपी का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज जितने हैं सीसीटीवी कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। एफएसएल को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। उसके अलावा जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ पर्सन शक्ति मलिक है। कल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कल भी जो सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया तो कुछ उनका सेट सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी नहीं मिल पाई है। लगभग 1.5 महीने पहले इन्होंने स्कॉर्पियो को भी परचेज़ किया था, परंतु जितना परिजनों से हम लोग पूछ पाए तो कुछ सेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला है कि किस प्रकार से ये अपना संपत्ति को अर्जित कर रहे थे। और अब तक की जांच में एक बात हम लोग ने शक्ति मलिक का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी हम लोग को मिला है, जिसकी अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें एक बात तो स्पष्ट उभर के आई है कि कालो पासवान के साथ इनकी राजनीतिक राइवलरी चल रही थी, जिस क्रम में जो है परिजनों के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 माह पूर्व रानीगंज थाना अंतर्गत भी इनके ऊपर फायरिंग की गई थी, परंतु उसका जब हम लोग ने वेरिफिकेशन किया तो उस क्रम में पता चला कि रानीगंज थाना अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते थे सोशल मीडिया पे और उसके अलावा फ़ोन के आधार पे भी, जिसके आधार में थाना पे इन लोग को बुला करके सुलहनामा करवाया गया था। तो वो घटना लगभग 1 माह पूर्व 3/9/2020 की थी, जिसमें रानीगंज थाना अररिया से संपर्क करने पे वो सुलहनामा की प्रति भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दोनों ने यही कमिटमेंट किया कि अब हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे और दोनों मतलब फ़ोन के द्वारा भी एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। और उसमें जो कालो पासवान भी थे वो भी ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है रानीगंज जो रिजर्व सीट है रानीगंज कंस्टिट्यूंसी जो रिजर्व सीट है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो भी इलेक्शन की तैयारी में थे और शक्ति मलिक भी उसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो उसी के कारण दोनों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी थी। आज सवेरे एफएसएल की टीम ने भी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको विजिट किया है। इसमें अभी तक हम लोग का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है और अभी तक का जो एक्शन है उसमें हम लोगों ने जो घटना जहाँ पे हुई है उसके बगल में एसएसपी का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज जितने हैं सीसीटीवी कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। एफएसएल को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकट बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों के विरोध का भी सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने ही जिले और निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री जी की फजीहत ऐसी हुई कि चाहकर भी अपनी गाड़ी से उतर नहीं सके और गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों के ताने सुनते रहे। दरअसल बिहार की जहानाबाद सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन चुनाव के पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया। गुरुवार को जब वह नगर थाना क्षेत्र के एडोमी इलाके में पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। रोहतास जिला का सबसे हॉट सीट माना जाने वाला दिनारा विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने अपना
नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है। विक्रमगंज के अनुमंडल कार्यालय में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में एनडीए की जीत पक्की है तथा एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। कुछ लोग तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। तो क्या इसमें आपका जिनारा क्षेत्र से आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? सची मैंने 37 साल भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की सेवा की है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यहाँ तक हमको पार्टी ने पहुँचाया है और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में विकास कर रहे हैं, गांव गरीब की सेवा के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी वो कर रहे हैं। बिहार में भी जितनी योजनाएं, चाहे सड़क की हो, चाहे जल नल की हो, चाहे जो भी योजना है, वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही ये सारे विकास के काम हुए हैं। और अभी हम जो आपने दूसरा सवाल, उसमें 2 सवाल आपने पूछा है और दूसरा सवाल आपने किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के विचार किया। मैं पिछले 5 वर्षों से 2015 में भारतीय जनता पार्टी का वीआरएस लेकर के राजनीति में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा चुनाव में जदयू का टिकट नहीं मिल सका है। बिहार की बक्सर सीट से टिकट के प्रबल दावेदार गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की संभावना उस वक्त खत्म हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने बक्सर सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर परशुराम चतुर्वेदी के नाम की घोषणा की, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व पुलिस अधिकारी ने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जदयू का दामन थामा था। गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, अनेक शुभचिंतक के फ़ोन से परेशान हूँ, मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूँ। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद उसको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हताश निराश होने की कोई बात नहीं। सासाराम में चनारी विधानसभा सीट के लिए एनडीए तथा महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों ने अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया है। जदयू के प्रत्याशी विधायक ललन पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं महागठबंधन समर्थित चनारी सीट से प्रत्याशी मुरारी गौतम ने अपना पर्चा दाखिल किया है। ललन पासवान ने बताया कि चनारी से वे इस बार भी विधायक चुने जाएंगे क्योंकि जनता ने उन पर पहले भी विश्वास किया है। आइए सर, प्रतिशत विश्वास है। चनारी की महान जनता ने इस बार तीसरी नहीं, इस बार चौथी बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने जो काम किया है, जो कर्म किया है, उस कर्म की मजदूरी चनारी की महान जनता जरूर देगी, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तमाम विरोध और हंगामे के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल में वैशाली के बाहुबली नेता रामा सिंह की एंट्री हो गई है। विरोध और इलाके के लोगों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने देर रात रामा सिंह को राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल प्रदान किया, जिसके साथ ही इस बाहुबली नेता की पत्नी वीना सिंह के मानार से राजद के उम्मीदवार होने का रास्ता भी साफ हो गया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार रामा सिंह की पार्टी में एंट्री का विरोध कर रहे थे, लेकिन पहले ही से यह तय था कि रामा सिंह राजद में आएंगे। जदयू नेता अभिषेक झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि रात के अंधेरे में चोरी चुपके रामा सिंह की राजद में एंट्री कराकर और उनकी पत्नी को टिकट देकर तेजस्वी यादव ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव जी ने रामा सिंह जी की एंट्री राजद में करवाई और उनकी पत्नी को टिकट भी दे दिया। राजनीतिक सुचिता को ताक पर रखने वाली पार्टी ने उसका एक और उदाहरण भी पेश किया। जीते जी रघुवंश बाबू ने रामा सिंह जी की एंट्री का इतना विरोध किया था, वे इस बात से इतने आहत थे कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन पार्टी ने उनका सम्मान किस तरह से किया। तेज प्रताप यादव जी ने उन्हें 1 लोटा पानी के बराबर तक बता दिया। रघुवंश बाबू इस बात से कितने आहत थे कि उनके परिवारजनों ने उनका पार्थिव शरीर भी राजद कार्यालय नहीं जाने दिया।
उनके स्वर्गवास के उपरांत तेजस्वी यादव जी ने झूठी सहानुभूति का नाटक जरूर किया, लेकिन अब रामा सिंह जी की एंट्री करवाकर यह किस तरह की श्रद्धांजलि रघुवंश बाबू को दी गई है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देर रात सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते दिनों जिले के सदर थाना क्षेत्र में हथियार का भय दिखाकर अज्ञात अपराधी ने होंडा शाइन मोटरसाइकिल छीन ली थी। वहीं जांच के क्रम में सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्ति को लूटी हुई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। तीन तारीख को सदर थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल होंडा शाइन की लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के अनुसंधान के दौरान कल करीब दिन के 2:30 बजे एक सूचना के आधार पर सदर थाना अध्यक्ष अपने थाना के अन्य पदाधिकारी एवं बल के साथ 3 व्यक्ति को लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए। तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, साथ में गोली भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। कांड का पूरी तरह सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। कहाँ पे ये लोग रहने वाले हैं? ये सभी स्थानीय हैं, सदर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और पिस्टल का भय दिखाकर इनके द्वारा घटना कारित की गई थी। तो घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं संलिप्त तीनों अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी बरामद है? गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। किसी गिरोह का भी नाम है? एक गिरोह नहीं है, एक नया गिरोह है। तीनों लड़के मिलकर के बनाए थे। वैसे ये लोग अलग अलग अपराध में शामिल रहे हैं, लेकिन पहली बार तीनों एक साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर NH 28 पर गहन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने धर्मकाटा मुर्गिया चक के पास पुलिस लेके SUV कार को रोका, जिसमें 5 लोग सवार थे। तो वहीं एक मिनी ट्रक जिस पर एक ड्राइवर भी था। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थी। शंका के आधार पर पुलिस ने इन लोगों को रोका। संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें से एक व्यक्ति के पास से पिस्टल मिला, 16 कारतूस, पुलिस की वर्दी, पुलिस लिखा बोर्ड और शराब की पेटी बरामद हुआ। चेकिंग चल रही थी चुनाव के मद्देनज़र। देर रात्रि में बंगरा थाना अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा कुछ लोगों को रोका गया। इसमें एक मिनी ट्रक था और एक SUV गाड़ी थी। उसको शंका के आधार पर पूछताछ प्रारंभ किया गया। पहले ये तो बताया कि अपने दोस्त को सीतामढ़ी छोड़ने आए थे, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें कुछ संदिग्ध सामान मिला, जिसमें एक पिस्टल भी था और एक पुलिस की वर्दी थी, दिल्ली पुलिस की वर्दी थी। उस बारे में पूछने पर बताया कि ये उनका लाइसेंसी हथियार था, लाइसेंस भी था साथ में था, लेकिन ये बताया कि ITBP के रिटायर्ड जवान हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी जो थी वो दिल्ली पुलिस की थी। तो शंका हुआ, फिर इनको थाने ले जाया गया। एक बड़ी टीम द्वारा कई घंटों की रात्रि में पूछताछ की गई। उसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ कि ये हाईवे पर अभी जो बिहार में शराबबंदी है उसका लाभ उठाकर ये शराब कारोबारियों से और अन्य लोगों से पैसा ठगने और लूटने का काम करते हैं। इनका अपराध शैली इस प्रकार है कि ये अपने साथ 2 गाड़ियां रखते थे, SUV गाड़ियां, एक क्रेटा थी और एक XUV 500 जो महिंद्रा की होती है सो थी। अपने साथ एक ट्रक रखते हैं, खाली ट्रक, और अपना शराब का सैंपल कुछ दिखाते हैं कहीं पर रुककर, और उनको ये बताते हैं कि ये ट्रक शराब से भरी हुई है, और उसका सौदा तय कर लेते हैं 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख जो रेट के अनुसार। तय करने के बाद ये उस पार्टी को हैंडओवर कर देते हैं ट्रक, और ये पीछे से अपना जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें पुलिस का प्लेट लगा हुआ था, पुलिस की वर्दी थी, लाइसेंसी हथियार था। पुलिस का वेश बदलकर रात्रि में उस ट्रक का और उस कारोबारी का पीछा करते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद फिर से उसको हाईजैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो समझता है कि मेरे पीछे पुलिस है और वो छोड़कर भाग जाता है, और इस प्रकार से ये फिर से पैसा भी ले जाते हैं और फिर से ट्रक भी ले जाते हैं।
और इस तरह की काम इनके द्वारा और भी लोगों के साथ किया जाता रहा होगा, जिसकी पूछताछ की जा रही है इनसे। तो इस तरह से पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इनका हथियार पकड़ा गया है, वर्दी पकड़ा गया है, नगद रुपया इनके पास था जो पकड़ा गया है। इनकी कुछ शराब की पेटियां थे जो सैंपल के रूप में उपयोग करते थे, उसको पकड़ा गया है। इनके साथ 2 लोग और थे जो क्रेटा गाड़ी में थे, वो अंधेरा का लाभ उठाकर और दूरी होने के कारण वहाँ से भागे हैं। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अधिकांश लोग बिहार से बाहर के हैं। इसमें से एक है मोहम्मद आलम जो सीतामढ़ी का रहने वाला है, उसको छोड़ने के नाम पर ये लोग एक साथ आए थे। एक जवान फिरोजाबाद का रहने वाला है जो अपने आप को ITBP का रिटायर्ड कर्मी बताता है। इसके अलावा 2 लोग सीतामढ़ी के हैं और एक जो कंटेनर का चालक था वो औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है। जांच में क्या समझा बिल्कुल इसी संलिप्तता है, अपने लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग करके और ये ठगी और लूट का काम कर रहा था। ये NHP ही लूटपाट का काम। हाँ, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी क्रम में पटना सिटी के खचकला थाना पुलिस ने नीम घाटी इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उनके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस समेत एक चोरी की मोबाइल भी बरामद किया है। बढ़िया किसका है किसका? गिरफ्तारियां हुई है, क्या मामला है? अभी अभी पकड़ाया है। गिरफ्तारी की गई है। रंगदारी मांगा गया था व्यवसायी से, उसी में गिरफ्तारी हुई है 2 लड़के। वो कहाँ के व्यवसायी से मांगेगा था? यही खजे कला के रहने वाले। कितना का डिमांड था? 5 लाख का। क्या पकड़ाया है? वो जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी वो मोबाइल पकड़ाया है और पिस्टल है, गोली। लोगों को जेल भेजा गया जी। बिहार पुलिस के सभी पुलिसकर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके कारण बिहार में चुनाव बताया गया। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस अवधि में आने वाले सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में जरूरी काम को लेकर प्रक्रिया का पालन करते हुए छुट्टी स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए भारी संख्या में बिहार में पुलिस बल की जरूरत है, जिसमें से 35,000 जिला पुलिस, 22,000 होमगार्ड जवान, 5850 BMP जवान और करीब 5,000 सैप जवानों को लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब 20 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार बीजेपी के मुताबिक बिहार चुनाव में 20 से ज़्यादा रैलियां करेंगे। इन रैली में पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की उन सीटों पर प्रचार करेंगे जहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। असली देशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार ने बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से हो रही तैयारी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारी तरफ से पूरी जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है। यही नहीं, पार्टी पूरे बिहार में सुपर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की इबादत लिखेंगी और विपक्ष के कारनामों को उजागर करेंगे। सर, इस बार की जो राजनीति है, जनता 15 साल बनाम 15 साल सभी लोग का शासन देख चुकी है और जनता को नए विकल्प की तलाश है। जनता को लग रहा है कि 15 साल हम एनडीए को देखे, 15 साल आरजेडी की भी शासन देखे, इसलिए दोनों शासन को देखते हुए जनता आज नए विकल्प की तलाश में है। सिर्फ असली देशी पार्टी के नेतृत्व में सुपर गठबंधन हमारी 243 विधानसभा पे जो है फुल तैयारी किए हुए है और 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार होगा और हम जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी या हमारे गठबंधन जो जनता का मूलभूत समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है और भी बहुत किसान की समस्या है, उसको लेके जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर जिले में अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि पहले आम आवाम को शिकार बनाते थे, लेकिन अब पुलिसकर्मी को भी निशाना बनाने लगे हैं। ताजा मामला गुरुवार का है, जहां अपराधियों ने मनियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद को गोली मार दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं आनन फानन में चौकीदार को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये हाल होगा तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्या घटना क्या प्रतीत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी। और कितने गोली मारा है? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी कहाँ एक पर गोली लगी? गोली नाप के यहाँ पर लगी। हाँ, पीछे से निकली हुई। क्या लग रहा है आपको वहाँ के मुखिया है? पूर्व से इनसे कितने से मेरे पंचायत में वहाँ के मुखिया रंगीले जी हैं। अच्छा, मेरा बगल में पंचायत। काफी करीबी रहे हैं? हाँ, मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो पूर्व में किसी से दुश्मनी वगैरह भी था? क्योंकि पुलिस में सक्रिय हैं तो काफी अच्छे लोग थे वहाँ के, लोग काफी नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपराधी का मामला है, अपराधी को पकड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस को मदद करते थे। रंजिश की बात आ रही है? रंजिश की बात तो लोग बता पाएंगे, परिवार के लोग बता पाएंगे। रंजिश मगर अपराधियों से इनका हमेशा से ही रहा है। आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या मांग? इनके परिवार के लिए नौकरी की मांग करेंगे और उचित रख रखाव की मांग करेंगे। क्या साल से कार्यरत थाना में? थाना में हम समझते हैं कि अनुकंपा पर फादर के बाद इनकी नौकरी हुई थी। फादर के अब बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं इनके। सुबह मनियारी में एसएचओ का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन में। उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अब हम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो एक सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है, अभी मालूम पड़ेगा बाद में। क्राइम सीन क्या बताया जा रहा है? क्राइम सीन ये अनवरा पुल है, जहाँ से ये आ रहे थे और ये ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह जब इनको हुआ था। इनका कार्य काफी अच्छा थाना में रहा है, ऐसा जानने सुनने। हाँ, अभी तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव थे, एक्टिवली इन्वॉल्व। पटना के एक निजी होटल में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रथम चरण के कैंडिडेट की सूची जारी की है। हमारे 14 प्रत्याशियों ने जो है वो नॉमिनेशन किया है। मैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं 14 नाम पढ़ना भी चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले श्री अमित सिंह मुखिया, काराकाट, रोहतास जिला। श्री रवि पटेल, कारागार, रोहतास। श्री सत्येंद्र अमत्य कपियान, दिनारा, रोहतास। श्री नीरज पाठक, ब्रह्मपुर, बक्सर। श्री दिवाकर चौबे, भगवा, कैमूर। श्री इंद्रजीत राम, मोहनिया, एससी सीट, कैमूर। श्री धर्मेंद्र सिंह, चैनपुर, कैमूर। श्री मुन्ना पासवान, अगियाओं, एससी, भोजपुर। श्री दलित कुमार सिंह, आरा, भोजपुर। श्री मंजीत कुमार शाह, बरहरा, भोजपुर। श्री मनमोहन सिंह, संदेश, भोजपुर। श्रीमती अबिता देवी टिकारी, गया। श्री दीपक आनंद, गया सिटी, गया। श्री भीम प्रसाद चंद्रवंशी, गुरुआ, गया। ये 14 प्रत्याशी पहले फेज के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आप सबका आशीर्वाद इनको मिले और ये जीते, अपनी खाट बिछाएं और दूसरों की खटिया खड़ी करें। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि इस समय देश के अंदर मेरा मन नहीं था कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन आज जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ कागजों में रह गई है। इस समय देश के अंदर दुष्ट सरकार है। आज हमारे अनेक प्रत्याशियों को पर्चा भरने से वंचित किया गया सरकार के द्वारा। सरकार जो कुर्सी पर नौकरी करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है आज सरकार का पट्टा पहनने के कारण जो है उनकी तरफदारी करी और हमारे साथ अन्याय करते हुए हमारी 2 महत्वपूर्ण सीटों पर, दोनों की दोनों जो है एससी सीट थी। एक रोहतास जिले की चिनारी सीट, उस पर जो है हमारे प्रत्याशियों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, और एक जो है औरंगाबाद जिले की कुटुंबा पर हमारे प्रत्याशियों को सही टाइम पर अंदर जाने के बाद भी
हमने उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी बनाई है। एडीएम साहब ने जो है नामांकन लेने से मना कर दिया। तो इस समय देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी हुई है जो अपने काम के दम पर जो है सत्ता में वापस ही नहीं चाहती। वो मशीनरी का उपयोग करके दोबारा से सत्ता में आना चाहती है। उसका मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था पहले मानी जाती थी, मैं उसको आज स्वतंत्र संस्था मानने से भी बिल्कुल इनकार करता हूं। और लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अगर चुनाव की घोषणा होनी थी तारीखों की, तो लोगों को और पत्रकारों को यह मालूम था कि किस दिन होगी। लोगों ने कहा क्योंकि मोदी जी का प्रोग्राम उस दिन है तो उससे पहले तो हो नहीं सकती है, वो तो उसके बाद ही होगी। तो इससे क्या जाहिर होता है? ये चुनाव आयोग पहले मोदी जी से पूछता है कि चुनाव कराएं या नहीं कराएं, और कराएं तो किस तारीख से कराएं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को, पत्रकार बंधुओं को मालूम होता है कि अगर मोदी जी का या नीतीश जी का प्रोग्राम उस दिन लगा हुआ है तो उससे पहले तो घोषणा नहीं हो सकती। और जो आप सोचते हैं वो सत्य भी साबित हुआ। ये आप लोगों ने देखा भी होगा साफ साफ बिल्कुल। फिलहाल आज के खबर में बताइए। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।